जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूँ। ये आधुनिक भारत का विविध है दोस्तों, आधुनिक इतिहास विधि का विविध है। ये चौथा पार्ट होगा। इस आधुनिक इतिहास के विविध का ये चौथा पार्ट वीडियो होगा दोस्तों, फिफ्थ पार्ट वीडियो होगा। ये फिफ्थ पार्ट है आधुनिक इतिहास विविध का, और इसमें भी मैं, और ये लास्ट पार्ट होगा विविध का। उसके बाद मैं पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं एवं उनके लेखक से संबंधित प्रश्न लाऊंगा, और यह आधुनिक भारत का 40वां वीडियो होगा दोस्तों। आधुनिक भारत का कितना 40वां वीडियो होगा। यदि आप पीछे 39 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और मैं उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टैग कर दूंगा। उसी प्रकार मध्यकालीन भारत का भी पूरी वीडियो चैप्टर वाइज अपलोड है, प्राचीन भारत का भी पूरी वीडियो चैप्टर वाइज अपलोड है, और भारतीय संविधान से संबंधित भी पूरी वीडियो चैप्टर वाइज अपलोड है। सारे का प्लेलिस्ट मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें और उसका लाभ उठाएं, और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के ग्रुप शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कराना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का विविध। पहला प्रश्न क्या है वो देखेंगे हम लोग आज। आधुनिक भारत के विविध से इसका आज के वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। इस वीडियो का पहला प्रश्न है 191 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। इसमें फर्स्ट प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि उपनिषदों के प्रति नेहरू जी की श्रद्धा नहीं थी। कथन है और कारण है उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। तो ये बिल्कुल है कि उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी, परंतु उपनिषदों के प्रति नेहरू जी की श्रद्धा नहीं थी, ये गलत है। तो हमसे पूछा है कथन है और कारण है, इनमें कूट में कौन सही है कौन गलत है। ए और आर दोनों सही है, गलत है। ए और आर दोनों सही है किंतु व्याख्या नहीं करता है, आर एक ही, ये भी गलत है। ए सही है और आर गलत है, नहीं ए गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेहरू जी का विश्वास था, नेहरू जी उपनिषदों में वैदिक साहित्य का दर्शन एवं वैज्ञानिक विवेचना है। नेहरू जी उपनिषदों में को प्रमाणिक ग्रंथ मानते थे तथा नेहरू जी की उपनिषद में श्रद्धा थी। तो ए गलत हो गया और आर है उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी, तो ये भी सही, ये सही है, आर सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 192 में कहा गया, किसने कहा था डोडो, डोडो एक पक्षी है दोस्तों, उसके बारे में कहा गया, किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिग्वंत हो चुका है। किसने कहा था डोडो के भांति साम्राज्यवाद क्या हो चुका है, दिग्वंत हो चुका है, यह किसने कहा था। ऑप्शन 4 है रैमजे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली और लॉर्ड बेवेल। तो किसने कहा था, तो क्लीमेंट एटली ने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिग्वंत हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली ने कहा था कि डोडो एक विलुप्त पक्षी है, उसकी ही भांति साम्राज्यवाद दिग्वंत हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 193 की ओर। 193 में है, इस प्रश्न में कहा गया है, यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था। स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कैथी लॉरेंस, लॉर्ड बेवेल या एवी अलेक्जेंडर। तो चार ऑप्शन से ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा था। स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा था 1942 में जो स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में, उस समय क्रिप्स मिशन ने कहा था कि भारत में आए मिशन के नेतृत्व में उन्होंने कहा था, 1946 कैबिनेट मिशन भी सदस्य थे। क्रिप्स मिशन ने कहा था, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा था कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है जिसके कारण हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए, और स्टैफोर्ड क्रिप्स को 1946 के कैबिनेट मिशन का सदस्य भी बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 194 की ओर। 194 में है, इसमें कहा गया है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य
मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वार्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? व्हाइट मैन वार्डन्स किसने कहा था? 4 ऑप्शन है। यदि हम इसमें देखें, ए में बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, वो प्रथम से कोई नहीं, एक से अधिक, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 195 की ओर। 195 में कहा गया है कि प्रथम अणुबम विस्फोट किस नगर में किया गया था? प्रथम अणुबम विस्फोट किस नगर में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर में अणुबम विस्फोट किया था पहली बार, और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा अणुबम विस्फोट जापान के ही नागासाकी शहर पर किया गया था। इन दोनों विस्फोटों के परिणाम स्वरूप जापान में 15 अगस्त 1945 को संयुक्त शक्ति के समर्थन आत्मसमर्पण कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 196 की ओर। इस प्रश्न में है कि 1906 इस प्रश्न में 196 में फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। यह क्रांति सामंतवादी वर्गीकरण, विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश एवं अयोग्य राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्ग का विद्रोह था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 197 की ओर। 197 में कहा गया है, इस प्रश्न में है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके उपयोग कीजिए। तो इसमें कहा गया है, ए में अमृतसर घटना, चौरी चौरा घटना, चंपारण आंदोलन और मोपला विद्रोह। यदि अमृतसर घटना देखें तो 1919 में हुआ था दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर घटना हुआ था। चौरी चौरा कांड देखे तो 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड, 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था दोस्तों। इसी प्रकार यदि चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। और मोपला विद्रोह देखे तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। तो इस प्रकार यदि हम सजाएं तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले चंपारण आंदोलन आएगा सी, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा अमृतसर घटना, उसके बाद आएगा मोपला विद्रोह डी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 198 की ओर। इसमें भी कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कुछ कथन दिए हुए, इस कथन पर विचार करने के लिए कहा गया है। पहला कथन है, इस कथन में दिया गया है, पहला कथन है, इसमें कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि थे। ये बिल्कुल सही है। जिस समय जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार वो पद पर थे। जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्यों के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये गलत है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्यों के रूप में रायबरेली का नहीं किया था, ये गलत है। और भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुए थे। तो ये भी सही है। कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इसमें कहा गया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु जिस समय हुई थी वो चौथे पदावधि के दौरान थे। चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री वो बने थे। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री 1947 से 1952, उसके बाद 1952 से 57, फिर उसके बाद 1957 से 62 और उसके बाद 1962 से 64। और इसी दौरान 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर, तो कथन 1 सही है और कथन 3 भी सही है, क्योंकि कथन 3 में
भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जनता पार्टी के मोरारजी देसाई थे। कौन थे? जनता पार्टी के मोरारजी देसाई थे, जो 24 मार्च 1977 को इस पद पर नियुक्त हुए थे और वो सूरत के संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किए थे। तो कथन नंबर 3 भी सही है। और यदि इसको हम देखें, जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में सबसे पहली बार इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया था, ना कि रायबरेली से। तो ऑप्शन नंबर 2, कथन नंबर 2 गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन कथन 1 और कथन 3 सही है और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 199 में मैचिंग करना है दोस्तों। इसे हम लोग देखते हैं मैचिंग क्या है। तो इसमें है निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में सजाएं, इसे भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है, पहले इसमें दिया हुआ है लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता 1916 में होता है दोस्तों, ठीक है, आप लोग जानते हैं। गांधी इरविन समझौता 1931 में, 1931 में गांधी इरविन समझौता। पूना पैक्ट 1932 में गांधी इरविन समझौता होता है। 1931 में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पूना पैक्ट होता है, या पूना समझौता 1932 को होता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में। तो इस प्रकार यदि हम देखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, 30 को हुआ था। तो इस प्रकार यदि देखें हम सजाएं, तो सबसे पहले आएगा लखनऊ, फिर उसके बाद आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1-4 किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उसके बाद आएगा गांधी इरविन समझौता, उसके बाद पूना समझौता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यदि देखें लखनऊ समझौता, तो वर्ष 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरम मजूमदार ने किया था दोस्तों। और अंबिका चरम मजूमदार ने लखनऊ के 1916 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। और उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पैचअप हुआ था, ठीक है। और यदि हम गांधी इरविन समझौता के बारे में देखें, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य हुआ था, ठीक है। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, गांधी इरविन समझौता को। पूना समझौता को देखें, पूना समझौता, तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयत्नों से गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था यह समझौता। इसमें मेन मुद्दा क्या था? तो अछूतों के लिए, दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। अब यदि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखें, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी हुई थी, अंतिम रूप से। इसमें कहा जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी, तब ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि अंतिम रूप से वापसी कहा जा रहा है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी 1934 में हुआ था दोस्तों, 30 में नहीं। 1 अगस्त 1934 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब हुआ था? 1 अगस्त 1934 को। तो ये फिर आंसर हमारा बदल जाएगा यहाँ पर दोस्तों। पहले क्यों होगा? लखनऊ होगा, उसके बाद होगा गांधी इरविन समझौता, उसके बाद पूना पैक्ट, उसके बाद ये। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 200 में इनमें से कौन सी जोड़ी समझौता एवं वर्ष से सम्मिलित है? लखनऊ समझौता 1916, ये बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौता 1932, ये गलत है दोस्तों। गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था, ना कि 1932 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, तो बी गलत है। सी में लियाकत अली और भुल्ला भाई देसाई समझौता, तो ये भी गलत है। लियाकत अली और भुल्ला भाई देसाई समझौता हुआ था 1945 में। 1945 लियाकत अली और भुल्ला भाई देसाई के मध्य समझौता बातचीत अफवाह है दोस्तों। ये समझौता नहीं हुआ था। शिमला समझौता हुआ था 1945 में, और पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 201 की ओर। ये मैचिंग है दोस्तों, तो इसे हम लोग पहले मैच कर लेंगे। इसमें कहा जा रहा है बारदौली। बारदौली कहाँ है? गुजरात में है बारदौली। उसके बाद चौरी चौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। यरवदा जेल कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और नोआखली कहाँ है? नोआखली पश्चिम बंगाल में है। 201 का आंसर क्या होगा? नोआखली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 201 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 201 का आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी 2-1। देखिए 201 का छोटा कर लेते हैं।
क्या है इसमें? बारदौली गुजरात में। बारदौली कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में। दो चार, दो चार यरवदा महाराष्ट्र में और नोआखली पश्चिम बंगाल में। 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 102 की ओर। 102 में है, कथन दिए हुए हैं दोस्तों, कौन सी कथन सही नहीं है? कहा जा रहा है राष्ट्रीय राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगाल में किया था। गलत बात है, बंगला में किया था, ऐसा नहीं है। मूल रूप से बंगला में नहीं था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से बंगला एवं संस्कृत दोनों में ही किया है, 2 भाषाओं में किया है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा गलत है। तो हमसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। और जो जो सही है उसे भी पढ़ देते हैं। तो मेरा आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग एक चैत्र सामान्यतः 22 मार्च और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। सही बात है। जो पहला महीना पड़ता है शक संबंध में, वो पहला माह कौन सा है? चैत है। और चैत की शुरुआत यदि सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष हो तो 22 मार्च को, और अधिवर्ष हो तो 21 मार्च को पड़ता है। यही यदि हम भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये 1947 में अपनाया गया था ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा मूल बंगला में रचित गान जन गण मन से हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। कौन गलत है? ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। तो हमसे पूछा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही नहीं है। 201 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 202 का नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 203 नंबर में। स्वतंत्रतायोत्तर काल में घटित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम समझाए। तो गोवा मुक्ति 1961 में हुआ था दोस्तों, गोवा मुक्ति 1961 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद दलाई लामा का भागकर भारत आना। तो दलाई लामा जो भागकर भारत आए थे वो 1959 के आसपास तिब्बत में विद्रोह हो गया था, उससे दलाई लामा अपने हजारों अनुयायियों के साथ भागकर भारत आ चुके थे। कब? 1959 में ये हुआ था, 1959 में हुआ था। चाउ एन लाई का भारत में आगमन, चाउ एन लाई का भारत में आगमन अप्रैल 1960 में होता है। चाउ एन लाई का भारत में आगमन 1960 में हुआ था। और क्रुश्चेव एवं बुल्गानिन की भारत यात्रा ये हुआ था 1955 में आए थे। ये भारत आए थे कब? 1955 में। यदि हम इसे मिलाएं तो सबसे पहले कौन आएगा? क्रुश्चेव और बुल्गारिन की भारत यात्रा सबसे पहले 4 आएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद दलाई लामा आएंगे 1959 में, उसके बाद लाओचेन, उसके बाद गोवा मुक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 204 की ओर। 204 में कहा गया है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षर हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षर हुआ था 1900 हस्ताक्षर हुआ था, सो हमसे पूछा 1972 में, 1972 में हुआ था शिमला समझौता। तो ये घटना क्या थी? तो 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश के स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक शिखर सम्मेलन जून 1972 में शिमला में हुआ था। तब दोनों पक्षों ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे 2 जुलाई 1972 को, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 205 की ओर। 205 में है ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया गया था? तो ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया गया था? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन विजय चलाया गया था। जब कारगिल युद्ध हो रहा था भारत पाकिस्तान के बीच, तब वर्ष 1999 में सफल सैन्य कार्रवाई हेतु ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 206 में। 206 में कहा जा रहा है कृषक दिवस मनाया जाता है। तो कृषक दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 23 मार्च, 23 जून, 23 सितंबर, 23 दिसंबर। तो कृषक दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 207 की ओर। 207 में भी वही प्रश्न पूछा है, किसान दिवस मनाया जाता है। तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 208 की ओर। 208 में मैचिंग दिया हुआ है दोस्तों, इसे मैच करेंगे हम लोग। तो आज छोटा कर दो।
इसे मैच करेंगे। मैचिंग में क्या क्या है, सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे, एक साहित्यकार थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य में, साहित्य के लिए। यदि हम देखें अमर्त्य सेन, तो अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री हैं। अमर्त्य सेन 1998 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। भारतीय प्रवासी अर्थशास्त्र हैं जो 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चंद्रशेखर आजाद एक क्या थे, चंद्रशेखर एक खगोल भौतिकी थे, खगोल भौतिकी, और चंद्रशेखर को भौतिकी में विशेष योगदान के कारण 1983 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और मीनू मार्कंड क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, मीनू मार्कंड एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। तो इस प्रकार यदि मैचिंग करें 3-1-4-2, 3-1-4-2, 3-1-4-2, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 209 की ओर। 209 में कहा जा रहा प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो 4 ऑप्शन है, इसमें से रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, 1913 में साहित्य के रूप में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन सभी को नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन इन सभी में सबसे पहला प्रथम बार रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। गीतांजलि के लिए 1913 मिला था साहित्य में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 210 की ओर। इसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। चार ऑप्शन कथन दिया हुआ है। इसमें गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता यदि हम देखें तो 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों। और इसी प्रकार यदि हम इसके बाद भगत सिंह को देखें तो भगत सिंह 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की शहादत हुई थी। भगत सिंह को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन जो हुआ था वो 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ था। और चंद्रशेखर आजाद की शहादत दिवस, चंद्रशेखर आजाद की जो शहादत दिवस था 27 फरवरी 1931 को हुआ था चंद्रशेखर के शहादत दिवस। यदि हम इसे सजाएं तो सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले होगा चंद्रशेखर के शहादत दिवस, उसके बाद होगा गांधी इरविन समझौता, उसके बाद भगत सिंह का फांसी, उसके बाद कांग्रेस के कराची अधिवेशन। 4-1-2-3 हम लोग चेक करते हैं 4-1-2-3 किसमें है, तो 4-1-2-3 ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। एक बार फिर से मैं इसे पढ़ देता हूँ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, चंद्रशेखर भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था 26 से 31 मार्च 1931 को, और चंद्रशेखर आजाद की शहादत 27 फरवरी 1931 को। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 211 की ओर। 211 में कहा जा रहा है, इसमें भी कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित घटना को कालानुक्रम में सजाना है। तो इसमें दिया गया है 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ठीक है। तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ठीक, 1929 में हुआ था। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 में, और राजगुरु की फांसी 23 मार्च 1931 में। तो सबसे पहले एक आएगा, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद राजगुरु की फांसी, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन। तो 1-2-4-3 ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है दोस्तों, तो 1-2-4-3 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 1-2-4-3। सबसे पहले लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 में, ठीक है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये पहला स्थान पर आएगा। फिर गांधी जी का समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, उसके बाद राजगुरु की फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को, और राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 212 की ओर। 212 में भी मैचिंग दिया है 200, इसे भी हम लोग मैच करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ए में है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे।
और वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो को चलाया था वल्लभ भाई पटेल ने। और इकबाल था जो 1930 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन किए थे। और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाना बटुकेश्वर दत्त के द्वारा हुआ था। यदि मैच करें तो 2-3-4-1 2-3-4-1 किसमें है? 2-3-4-1 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 2-3-4-1 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 213 की ओर। 213 में कहा गया है, इस प्रश्न में 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो 1927 का बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों को आधिकारिक निश्चित करना? नहीं। भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियों को निश्चित करना? तो ये भी नहीं। और राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना? ये भी नहीं। भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों को सुधारना? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, बटलर आयोग। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 214 की ओर। 214 में कहा गया है, इसमें है सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू और जेपी कृपलानी। तो प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो इसमें कहा गया प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन थे? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता यानी वर्तमान कोलकाता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी और इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 215 की ओर। निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? तो हिंद मजदूर सभा के संस्थापक जो 1938 में स्थापना हुई थी, उसके संस्थापक अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी.जी. मेहता थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। हिंद मजदूर सभा का संस्थापक और स्थापना 1948 में हुई थी। इसके संस्थापक अशोक मेहता, टी.एस. रामानुज और जी.जी. मेहता थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 216 की ओर। अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है, तो अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। कोलकाता में अलीपुर सेंट्रल जेल है। नोआखली भी कोलकाता में है। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1910 में की गई थी, ब्रिटिश राज्य के समय। तो 1910 में इसकी स्थापना की गई थी अलीपुर सेंट्रल जेल को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 217 की ओर। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है, तो ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन पोलो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है? नहीं। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है? नहीं। 1931 में हुआ था। 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्यवाही से जुड़ा हुआ है? नहीं। तो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में सैन्य कार्यवाही जो हुआ था उसे ऑपरेशन पोलो के द्वारा चलाया गया था और 13 से 18 सितंबर 1948 के मध्य चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 208 की ओर। 18 की ओर। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल का सचिवालय भवन को राइटर्स बिल्डिंग्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 219 की ओर। 219 में कहा गया है दोस्तों, इसमें कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के मदद से समझाया था? तो वर्ग किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? अनुभाविक उदारवाद, अस्तित्ववाद, डार्विन का विकासवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद? तो कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया से वर्ग संघर्ष को समझाया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 220 की ओर। मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। वे 18 वर्ष की आयु में ही नन बन गई थी, ये भी सही है। और मृत्यु के समय वह भारतीय नागरिक नहीं थी, ये गलत है दोस्तों। और एक समय वे कलकत्ता में शिक्षक थी, ये भी सही है। तो हमसे पूछा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। मदर टेरेसा के बारे में यदि हम जाने तो उनका जन्म हुआ था 1910 में, अल्बानिया में हुआ था और 18 वर्ष की आयु में एक मिस हिंदी के सदस्यता ग्रहण कर ली थी और वर्ष 1929 में भारत आई और यहीं पर रहने लगी। और उन्होंने कलकत्ता के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापन कार्य किया और 5 सितंबर 1997 को
5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय वह भारत की नागरिक थी। तो ये गलत कह रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 221 की ओर। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। तो मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरी ऑफ चैरिटी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, मिशनरी ऑफ चैरिटी, जो 1950 में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 222 की ओर। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था। तो चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चीन ने तिब्बत पर 1959 में कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 223 में। भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? कौन से युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था? तो 4 ऑप्शन है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1971 के युद्ध के पश्चात बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 224 की ओर। किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना था? तो सोवियत संघ रूस किस वर्ष बना था? 4 ऑप्शन है, 1989 में, 1990 में, 91 में या 1992 में। तो ऑप्शन नंबर सी 1991 में। 26 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस और अन्य स्वतंत्र गणराज्यों के रूप में सोवियत संघ विभाजित हो गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 225 की ओर। इसमें दिया गया है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन है, 2 अक्टूबर 1990 को, 3 अक्टूबर 1990 को, 10 अक्टूबर 1990 को। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990 को हुआ था दोस्तों, 3 अक्टूबर 1990 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, जर्मनी का एकीकरण हुआ था 3 अक्टूबर 1990 को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 226 की ओर। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 1941 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या था? युद्ध यूरोपीय शक्तियों के में था इसलिए नहीं, अमेरिका बैंकरों ने जर्मनी में ऋण दे रखा था इसलिए नहीं, अमेरिका की तटस्थ विदेशी नीति के लिए ये भी नहीं। तो उसका मुख्य कारण था अमेरिका को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, इसके कारण वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। सैन्य रूप से शामिल नहीं था, लेकिन 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा अमेरिका की हवाई द्वीप स्थित नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक हमले के बाद अमेरिका ने भी द्वितीय विश्व युद्ध में सैन्य रूप से शामिल हो गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 227 की ओर। 227 में कहा गया संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो 1789 से 1797 ईस्वी तक इस पद पर रहे। कब? 1789 से 1797 ईस्वी तक जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में रहे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 228 की ओर। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसे राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दिया था? वो कौन राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दिए हैं? बिल क्लिंटन, रिचर्ड निकल्स, जॉर्ज डब्ल्यू बुश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी रिचर्ड निक्स है। रिचर्ड निक्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रिचर्ड निक्स संयुक्त राज्य अमेरिका के 27वें राष्ट्रपति 1969 से 1974 ईस्वी में थे। वे अमेरिका के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा वाटर गेट स्कैंडलर के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, रिचर्ड निक्स थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 229 की ओर। इसमें दिया हुआ बिशप टुटू किस देश से संबंधित थे? तो बिशप डेसमंड टुटू इस देश से थे। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका से संबंधित थे। दक्षिण अफ्रीका से संबंधित थे बिशप टुटू। वो अश्वेत पादरी थे। बिशप टुटू अश्वेत पादरी थे। 1980 के दशक में रंगभेद विरोध का आंदोलन चलाकर विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त किए थे बिशप टुटू, और उन्हें 1984 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2005 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था।
बिशप टू को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 230 की ओर। चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय साई लुल्लू को, वांग को, चीन को या कू जून को? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। साई लून को कागज के निर्माण के लिए वास्तविक श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। तो साई लू चीन के लियांग प्रांत के निवासी साई लू ने 105 ईस्वी में कागज का निर्माण किया था। कब? 105 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 231। कौन सा कथन सत्य नहीं है? सुकरात प्लेटो के शिष्य थे। तो सुकरात जो थे प्लेटो के शिष्य थे, ये सही नहीं है। कौन सा कथन सत्य है, सो हमसे पूछा है, तो ये सही नहीं है। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्लेटो जो थे सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो सुकरात का शिष्य था तथा अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। अरस्तु था जो प्लेटो का शिष्य था, प्लेटो था सुकरात का शिष्य और अरस्तु था प्लेटो का शिष्य। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 232 की ओर। 232 में कहा जा रहा है पुनर्जागरण संस्कृति के इटली के प्रारंभ होने का कारण था। जो इटली में पुनर्जागरण संस्कृति प्रारंभ हुआ था उसका कारण क्या था? तो इटली में विज्ञान का विकास, अति विकसित शिक्षा, विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, डी में धर्मनिरपेक्ष परंपराएं। तो ऑप्शन नंबर सी विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। इटली में पुनर्जागरण संस्कृति प्रारंभ हुआ था विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुनर्जागरण को यूरोप में मध्यकालीन सामंतवादी युग को समाप्त करने के लिए आधुनिक युग के प्रारंभ के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 233 की ओर। ब्रिटिश भारत में हुई विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? कल्लार लोग से जाने गए लोग कोल्हापुर से, मिदनापुर से, मदुरै से या रंगपुर से? तो ऑप्शन नंबर सी मदुरै से। कल्लार दक्षिण भारत के जनजातीय समूह से संबंधित थे। जो ब्रिटिश भारत में कल्लार जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, यह जनजाति दक्षिण भारत के मदुरै एवं उसके आसपास क्षेत्र से आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 234 की ओर। 1909 का अधिनियम संबंधित है। 1909 का अधिनियम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से 1909 का नियम संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखिए 1909 के अधिनियम के बारे में मिंटो ने कहा था, मिंटो ने पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके लॉर्ड मॉर्ले को लिखा था। जो पृथक निर्वाचन अधिनियम जो लागू किया था उसके बाद मॉर्ले को लिखा था मिंटो ने कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा, ये इन्होंने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 235 की ओर। ये मैचिंग है दोस्तों, इसे हम लोग देखेंगे मैच करके। तो चलिए देखते हैं मैचिंग में क्या है, इसे हम लोग मैच करके देखना चाहेंगे। तो मैचिंग में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी और भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में हुआ था। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना AIADMK की स्थापना 1972 में हुई थी। AIADMK की स्थापना 1972 में। इस प्रकार यदि ऑप्शन देखें तो 1 3 1 4 2 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापना हुई थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में। AIADMK की स्थापना 1972 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 236 की ओर। इंपीरियल गजेटियर के संकल्पनकर्ता कौन थे? इंपीरियल गजेटियर के संकल्पनकर्ता कोलिन क्लार्क, विलियम बिल्स हंटर, चार्ल्स इलियट या विलियम डिक्स? तो ऑप्शन नंबर बी विलियम बिल्सन हंटर इंपीरियल गजेटियर के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 237 में ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर का परिणाम था? तो किन्होंने सुझाव दिया था कि ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था लाया जाए? ये सुझाव महात्मा गांधी ने दिए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न को चलते हैं दोस्तों।
इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और आधुनिक इतिहास के विविध का भी ये लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। इसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएंगे आधुनिक भारत के विविध। उसके बाद अगली चैप्टर में मैं पत्रिकाएं, पुस्तक एवं उनके लेखक से संबंधित प्रश्न लाऊंगा अगली वीडियो में। तो चलिए इस लास्ट प्रश्न को देखें। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न को। इसमें कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? अभी जस्ट हमने बताया था भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन है। 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। चैत है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना। और कौन से दिन से स्टार्ट होता है? चैत कौन सा है? चैत है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना। चैत भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना है। यदि हम देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत है। और अंतिम महीना कौन है ये पूछते हैं आपसे, तो अंतिम महीना भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम माह फाल्गुन है। ऑप्शन नंबर ए जो इसमें दिया हुआ है फाल्गुन है जो अंतिम महीना, और प्रथम महीना चैत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इस प्रकार इस आधुनिक भारत का आधुनिक इतिहास का विविध समाप्त होता है दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप एवं फेसबुक ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।